Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 7. We are moving on. हमारा जो कोर्स की बेल्ट है वो थोड़ी अब उसकी साउंड जो ग्राउंड है वो बननी शुरू हो गई है. Today's lecture is very interesting students. हम आज बात करेंगे about the mechanics of future markets. आप कहेंगे कि मैकेनिक्स से क्या मतलब है? सिंपल लफ्जों में मैकेनिक्स से मतलब ये है कि हाउ डज इट ऑपरेट. ये जो आपकी फ्यूचर मार्केट्स हैं ये किस तरह से ऑपरेट करती हैं, या फ्यूचर मार्केट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरह से एक्सचेंज के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह से ट्रेड होते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंसेस, सम शॉर्ट स्टोरीज विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एंड लॉट मेनी एग्जांपल्स टू कोट विद. बुक का सहारा लूंगी साथ साथ थोड़ा थोड़ा, सो दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन. अच्छा स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स का मतलब ये है कि हाउ दीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग ट्रेडेड ऑन दी फॉर्मलाइज्ड एक्सचेंजेस. मैंने आपको बताया जैसे कि फॉरवर्ड मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड कमर्शियल बैंक और बिटवीन अ क्लाइंट और इन्वेस्टर और कमर्शियल बैंक. तो उनकी बात तो हो गई कि हम बार बार रिपीट किया कि दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन OTC मार्केट, दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट. तो जो फ्यूचर मार्केट्स हैं वो एक्सचेंज पे काम करते हैं और स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि ये बिल्कुल वैसे ही ट्रेड करते हैं जैसे कि हमारी एक्सचेंज के ऊपर स्टॉक्स की बाइंग एंड शेयरिंग होती है. वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट फॉर अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन टाइम, similar to the forward contract but standardized. Just to refresh it on your minds, you know the definition of future contracts and forward contracts. Whereas a forward contract is traded over the counter, a future contract is traded on the exchange. जैसे कि मैंने बिल्कुल आपको अभी भी बताया, specifications need to be defined. What can be delivered, where it can be delivered, and when it can be delivered. अच्छा students, जो specifications हैं they have to be very very specified. Like what can be delivered, जो कमोडिटी है, जो उसका अंडरलाइंग एसेट है उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या होगा, और व्हाट कैन बी डिलीवर्ड, वो उसकी टाइप क्या है. वेयर इट कैन बी डिलीवर्ड, लाइक द लोकेशन जहां पे आपने उसको डिलीवर करना है, एंड व्हेन इट कैन बी डिलीवर्ड, आपने उसको कब डिलीवर करना है, द टाइम फ्रेम. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम मैकेनिक्स ऑफ फ्यूचर मार्केट में हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और हम उसको स्पेसिफाई करेंगे फ्यूचर मार्केट्स के लिए. अच्छा स्टूडेंट्स, लेट मी रीड यू समथिंग. बेसिकली दिस चैप्टर इज गोइंग टू कवर द डिटेल्स ऑफ हाउ फ्यूचर्स मार्केट वर्क, किस तरह से ये काम करती हैं, किस तरह ट्रेड करते हैं. सो वी आर एग्जामिनिंग इश्यूज लाइक एज द स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, द ऑपरेशंस ऑफ मार्जिन अकाउंट्स, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ exchanges, the regulation of market in which the quotes are made, and the treatment of future transactions for accounting and tax purposes. So very interesting phenomena. We compare future contract with the forward contract and explain the differences between the payoffs between them. तो हम आखिर में जब conclude करेंगे तो we are going to conclude it by having the comparison between the futures and forward contract. अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो लार्जेस्ट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की मार्केट्स जो एक्सचेंज हो रही हैं, दे आर ऑन द टू मेन एक्सचेंजेस, दैट इज CME एंड CBOT. व्हाट इज CME एंड CBOT? CME इज द शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज. CME stands for Chicago Mercantile Exchange, that is CME. ठीक है. And the second one is CBOT. CBOT क्या है? That is Chicago Board of Trade. अच्छा, होता क्या है? होता ये है कि when a future contract come into existence by considering, let's say we are going to considering the future contract
traded on the Chicago Board of Trade. हम एग्जांपल लेते हैं एक शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पे एक कॉर्न ट्रेड की। कॉर्न ट्रेड का मतलब यह है कि ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसका अंडरलाइंग एसेट जो है वो कॉर्न है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें होगा ये कि ऑन March 5th एन इन्वेस्टर इन न्यूयॉर्क माइट कॉल अ ब्रोकर with the instruction to buy 5,000 bushels of corn for delivery in July of the same year. March 5th को उसने अपने इन्वेस्टर ने अपने एक ब्रोकर को कॉल की कि मुझे 5,000 bushels कॉर्न का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अप टिल मार्च तक, ठीक है, सॉरी अप टिल जुलाई तक। ये मार्च था, March 5th को उसने कॉल की कि मुझे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए 5,000 bushels का, जो कि जुलाई में उसको चाहिए। The broker would immediately pass these instructions on to the trader on the floor of CBOT, that is the Chicago Board of Trade. ब्रोकर जो है वो फौरन से ये इंफॉर्मेशन या ये जो डिमांड है ये शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पे इंस्ट्रक्शन दे देगा। द ब्रोकर वुड रिक्वेस्ट अ लॉन्ग पोजीशन इन वन कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रोकर क्या करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर को चाहिए है 5,000 bushels, तो ब्रोकर क्या करेगा, वो लॉन्ग पोजीशन देगा। दी ब्रोकर वुड रिक्वेस्ट अ लॉन्ग पोजीशन। ब्रोकर ये कहेगा कि मुझे एक लॉन्ग पोजीशन चाहिए। व्हाट इज अ लॉन्ग पोजीशन? लॉन्ग इज टू बाय। लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना। सो दी ब्रोकर वुड रिक्वेस्ट अ लॉन्ग पोजीशन इन वन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑन CBOT इज फॉर द डिलीवरी ऑफ एग्जैक्ट 5,000 bushels। तो इस तरह वो एक कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करने की डिमांड करेगा ऑन द CBOT, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5,000 bushels ऑफ कॉर्न पे करता है, कंसिस्ट करता है। लाइक क्योंकि इन्वेस्टर को 5,000 bushels ऑफ कॉर्न चाहिए, तो वो ब्रोकर जो है वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड करेगा, क्योंकि वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 5,000 bushels ऑफ कॉर्न। आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं रिपीट करती हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर को 5,000 bushels ऑफ कॉर्न चाहिए इन जुलाई, ठीक है। ब्रोकर को उसने कहा, कॉल की, ब्रोकर ने ये सेम इंफॉर्मेशन CBOT पे ट्रेडिंग फ्लोर पे कह दी कि मुझे एक लॉन्ग पोजीशन चाहिए फॉर 5,000 bushels ऑफ कॉर्न। अब 5,000 bushels ऑफ कॉर्न का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में एक कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक इफ यू वांट टू बाय 5,000 bushels ऑफ कॉर्न, इट मींस दैट यू आर गोइंग टू बाय वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीद लिया। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी वक्त में, अनदर इन्वेस्टर इन कैंसस might instruct a broker to sell 5,000 bushels of corn for July delivery. अब उसी वक्त में कोई दूसरा ब्रोकर है who wants to sell 5,000 bushels of corn for July delivery, जो कि बेचना चाहता है 5,000 bushels of corn को जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। This broker would then pass instruction to short one contract to a trader on the floor of CBOT. अब ये जो ब्रोकर है जो कि सेल करना चाहता है, वो ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा CBOT के फ्लोर पे कि ही वांट्स टू सेल ही वांट टू शॉर्ट वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ही वांट्स टू सेल वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहता है। दिस ब्रोकर वुड देन पास इंस्ट्रक्शन, ओके, द टू floor traders would meet, agree on a price to be paid for the corn in July and the deal would be done. आप देखें, एक जो है वो बाइंग में इंटरेस्टेड था और दूसरा जो है वो सेलिंग में इंटरेस्टेड था। लाइक एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता था और दूसरा जो है वो शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता था। जब उसने लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों की जो डिमांड थी, दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। लाइक एक बाय करना चाहता था वो कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा सेल करना चाहता था। सो इट वाज इजी टू ब्रिंग देम क्लोजर। फ्लोर के ऊपर वो एक दूसरे से मिले और डील हो गई। सो दैट इज हाउ दिस बाइंग एंड सेलिंग इज डन ऑन द एक्सचेंज। है ना इंटरेस्टिंग बात। फ्लोर क्या चीज है? जो आपका ट्रेडिंग फ्लोर होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पे जो इन्वेस्टर लॉन्ग पोजीशन चाहता है और जो इन्वेस्टर शॉर्ट पोजीशन चाहता है, दे कम टुगेदर टू हैव अ डील। लेकिन इन्वेस्टर्स खुद नहीं जाते, उनके बिहाफ पे ब्रोकर्स जो हैं वो आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं या आपस में एग्रीमेंट्स करते हैं। लाइक यू डू नॉट, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, यू डू नॉट रियली नीड टू गो टू दी फ्लोर
फिजिकली, आप सिर्फ ब्रोकर को कॉल कर देंगे और ब्रोकर आपके बिहाफ पे सारी ट्रांजैक्शन कर देगा. यू जस्ट नीड टू कॉल द ब्रोकर फॉर गेटिंग दिस डील डन. आपका जो ब्रोकर है वो आपके बिहाफ पे ये सारी ट्रांजैक्शन कर देगा, राइट. द इन्वेस्टर इन न्यूयॉर्क हु एग्रीड टू बाय हैज अ long future position in one contract. The investor in Kansas who agreed to sell has a short futures position in one contract. अब जो बाय करना चाहता था वो उसकी एक लॉन्ग पोजीशन है न्यूयॉर्क में, और जो कैंसस में जो शॉर्ट करना चाहता है, जो सेल करना चाहता था, उसकी शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन है. ठीक हो गया. This price agreed on the floor of exchanges is the current future price for the July corn. तो जिसके ऊपर उन्होंने ये एग्री किया प्राइस, वो उनकी करंट फ्यूचर प्राइस थी. वी विल सपोज दैट प्राइस इज 170% ब्लड प्रेशर. अब ये जो प्राइस है स्टूडेंट्स, ये हमारी डिमांड एंड सप्लाई से सेट होगी. कैसे? इफ एट अ पर्टिकुलर टाइम मोर ट्रेडर्स विश टू सेल रादर देन बाय कॉर्न जुलाई कॉर्न, द प्राइस विल गो डाउन. अगर एक वक्त में ज्यादा ट्रेडर्स ये विश करें, दे वांट टू सेल रादर देन टू बाय, तो इसकी प्राइस इट विल गो डाउन. न्यू बायर्स देन एंटर द मार्केट सो दैट अ बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर इज मेंटेन्ड. अब नए बायर्स आ जाएंगे, न्यू बायर्स विल एंटर so that a balance between buyer and seller is maintained. If more traders wish to buy rather than sell, the price goes up. अगर ज्यादा लोग बाय करना चाहें और कम लोग सेल करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो अप हो जाएगी. ये बिल्कुल ऐसा है जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उस चीज की प्राइस भी फौरन से अप हो जाती है, लेकिन जिस चीज की डिमांड कम होती है उस चीज की प्राइस भी कम हो जाती है. न्यू सेलर्स देन एंटर द मार्केट एंड अ बैलेंस बिटवीन बायर एंड सेलर इज मेंटेन्ड. नए नए सेलर आ जाएंगे और इस तरह से जो प्राइस है वो मेंटेन हो जाएगी. अच्छा जी, opening and closing futures positions. This is the time period during the delivery month when delivery can be made. Trading usually ends sometime during the delivery period. The party with the short position chooses when delivery is made. However, majority of the futures contracts that are initiated do not lead to delivery. The reason is that most investors choose to close out their positions prior to the delivery period. Most contracts are closed out before maturity. अच्छा स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली ज्यादातर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर क्लोज्ड आउट बिफोर एक्चुअल डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी से बहुत पहले आप उनको क्लोज आउट कर देते हैं पोजीशंस. अब वो कैसे होती हैं? क्योंकि एक्चुअल डिलीवरी जो होती है वो कई दफा फिजिबल नहीं होती. लाइक अगर तो करेंसी में हो तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की अंडरलाइंग सिक्योरिटीज होती हैं दे आर प्रीटी डिफरेंट. अब इन दैट वेरी केस यू हैव टू सी कि जो आपका अंडरलाइंग एसेट है क्या उसकी नेचर ऐसी है कि वो डिलीवर हो सकता है या नहीं. अगर तो वो करेंसी है तो यूजुअली दे आर डिलीवर्ड, अदरवाइज दे आर नॉट डिलीवर्ड. बल्कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन को हम यूजुअली क्लोज आउट करते हैं. सो दे एक्चुअली दे डू नॉट, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट लीड टू एक्चुअल डिलीवरी. The reason is that most traders choose to close out their positions prior to the delivery period. तो before the delivery time period, the positions are already closed out और वो पहले से ही notify कर दिया जाता है. Closing out position means entering into the opposite type of trade from the original one. So closing का मतलब ये होता है कि आप अगर पहले short position में थे तो then you are going to enter into a long position. So you are going to enter into the opposite type of a position in the same way. Closing out position means entering into the position of the opposite type. For example, the New York investors who bought a July corn futures contract on March 5th can close out the position by selling or shortening one July corn future contract on April 20th. New York investor एक है जो कि who actually bought the July corn futures contract on March 5th. He can close out the position by selling. पहले अगर लॉन्ग किया हुआ था तो ही कैन एंटर इनटू द शॉर्ट पोजीशन इन ऑर्डर टू क्लोज आउट वन जुलाई कॉन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन अप्रैल 20th. द Kansas investor who sold a July contract on March 5th can close out the position by buying one July contract on April 20th. Like अगर आपने पहले आप शॉर्ट की हुई थी पोजीशन या आपने बाय किया हुआ था तो यू आर गोइंग टू सेल दैट, और अगर आपने सेल किया हुआ था तो यू आर गोइंग टू बाय दैट. तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन से
या आप शॉर्ट पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन से इंटरचेंज कर लेंगे. In each case, investors' total gain or loss is determined by the change in the future price between March 5th and April 20th. अब इस केस में जो इन्वेस्टर का टोटल गेन और लॉस है वो इन दो डेट्स के दरमियान, जैसे जो कि मार्च और अप्रैल की, मार्च 5th एंड अप्रैल 20th के दरमियान में जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से जो प्राइस सेट हुई है, उसके फोर्सेस से जो सेट हुआ है प्राइस, वो होगा. Delivery is so unusual that traders sometimes forget how the delivery process works. अच्छा, मजे की बात ये स्टूडेंट्स के ये जो डिलीवरी है that is so very much unusual कि sometimes ऐसा होता है कि investors they really forget that how this delivery process really works. Nevertheless, we will spend part of this chapter reviewing the delivery arrangement in future contracts. Now the specification of futures contract. Number 1, the asset. Number 2, contract size. Number 3, delivery arrangements. Number 4, delivery months. Number 4, price codes. And number 5, price limits and position limits. Okay, let's have a look at the asset first. When the asset is a commodity, there may be quite a variation in the quality of what is available in the marketplace. When the asset is specified, it is therefore important that the exchange stipulate the grade or grades of the commodity that are acceptable. The New York Cotton Exchange has specified the asset in its orange juice future contract as. मैं आपको वो लिख के बताती हूँ कि asset की specification कैसे की जाती है. For example, ये एक ऑरेंज जूस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपके सामने लिख रही हूँ. यूएस ग्रेड ए तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने एक स्पेसिफिकेशन मैंने सारी लिखी है, दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑरेंज जूस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच इज यूएस ग्रेड ए with Brix value of not less than 57 degree, having a Brix value to acid ratio of not less than 13:1, nor more than 19:1, with factors of color and flavor each scoring 37 points or higher and 19 for defect,
with a minimum score 94. आप कहेंगे ये कौन सी लैंग्वेज मैडम ने बता दी. एक्चुअली बेसिकली स्टूडेंट्स होता ही है कि ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन होगी उसकी लैंग्वेज में. जैसे अगर आप में से कभी किसी को इत्तेफाक हुआ हो, हमारे जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कमोडिटीज, राइस, वीट, हर एक की ग्रेडिंग की जाती है. ग्रेडिंग से मतलब ये है कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, अकॉर्डिंग टू जो जितने भी पेरिशेबल नेचर की हमारे पास वेजिटेबल्स हैं या कमोडिटीज हैं, हम उनकी ग्रेडिंग्स करते हैं. अब ग्रेडिंग्स का फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने कौन से ग्रेड की जो चीज़ है आप उसकी ट्रेडिंग में एंटर हो रहे हो, या कौन से ग्रेडिंग की, ग्रेड ए की है या ग्रेड बी की, आपको पता चल जाता है कि ये कौन से ग्रेड का है. ठीक है ना. जैसे ऐसे ही स्टूडेंट्स की जैसे हम ग्रेडिंग करते हैं, ए ग्रेड स्टूडेंट, बी ग्रेड, सी ग्रेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब यहाँ पे आप देखें कितना ज्यादा स्पेसिफाइड था. ऑरेंज जूस की एसिड रेशो क्या होगी और उसका कलर क्या होगा और उसकी स्कोरिंग क्या होगी एटसेट्रा. मतलब हर चीज को उन्होंने इतना नाप तोल के और हर चीज को इतना स्पेसिफाई करके दे हैव बेसिकली रिटन दैट ऑरेंज जूस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, राइट. अच्छा जी, अब जो उससे अगला स्टेप है दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज. सिमिलरली द डिलीवरी अरेंजमेंट्स, डिलीवरी मंथ्स, प्राइस कोड्स एंड प्राइस लिमिट. कॉन्ट्रैक्ट साइज पे जाने से पहले एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. द शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इन इट्स रैंडम लेंथ lumber future contract has specified each delivery unit shall consist of nominal 2x4 s of random lengths from 8 feet to 20 feet. अब ये lumber future contract है. लाइक lumber का मतलब ये है कि ये जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के जो वो logs हैं उसकी बात हो रही है. तो grade stamped construction and standard and better, number 1 or number 2. However, in no case may the quality of standard grade number 2 exceeds 50%. Each delivery unit shall be manufactured in California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Wyoming or Alberta or British Columbia, Canada and contain lumber produced from grade stamped alpine fir. Okay? अच्छा देखिए, ये भी बता दिया कि ये जो लंबर है उसकी लेंथ क्या होगी, वो कंस्ट्रक्शन टाइप का है. ये भी बता दिया कि ये लंबर जो है प्रोड्यूस कहाँ पे होगा, और कंट्रीज के नाम भी स्पेसिफाई कर दिए कि ये लंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन कंट्रीज के अंदर प्रोड्यूस हुआ होगा. तो तब मतलब आप ये देख लें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो एसिड, जो अंडरलाइंग एसिड है उसकी स्पेसिफिकेशन इज सो मच सो कि आपने उसकी पूरी डिटेल लिख दी है कि कौन सी टाइप है, कौन सा उसका कंटेंट है, क्या रेशो है, ईच एंड एवरीथिंग that is associated with that. So asset is as much as specific. Now the contract size. Next point, number 2, contract size. Contract size क्या होता है? The contract size specify the amount of asset that has to be delivered under one contract. Basically contract size specify करता है कि आपने उस contract के अंदर कितनी quantity deliver करनी है exactly. This is important decision for the exchange. If the contract size is too large, many investors who wish to hedge relatively small exposures or who wish to take relatively small speculative positions will be unable to use the exchange. अब आपने ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट का साइज बहुत बड़ा ना हो. कॉन्ट्रैक्ट का साइज अगर बहुत बड़ा होगा तो हो सकता है कि कुछ लोग, आप जैसे लेट से अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल दी कि एक कॉर्न के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 5000 बशल्स थी. तो अगर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का साइज इतना बड़ा है, हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर जो है वो 5000 बशल्स लेने में इंटरेस्टेड ना हो, वो सिर्फ 1000 बशल्स लेने में इंटरेस्टेड हो या 500 बशल्स लेने में इंटरेस्टेड हो, मतलब बाय फॉर टेकिंग अ स्मॉल पोजीशन. तो आपने जब अपने कॉन्ट्रैक्ट का साइज रखना है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि इन्वेस्टर की नीड या उसकी डिमांड या उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी. So on the other hand, if the contract size is too small, trading may be expensive as there is a cost associated with each contract traded. यानी कॉन्ट्रैक्ट का साइज जो है वो बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो. अगर बहुत बड़ा होगा तो हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स जो कि स्मॉल स्पेकुलेटिव पोजीशंस लेना चाहते हैं, दे विल अवॉइड दैट.
सिमिलरली अगर कॉन्ट्रैक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा तो वो इन्वेस्टर्स छोटा लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो वो वेस्ट होगा। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट का साइज बहुत छोटा होगा तो उसको ट्रेड करने की कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। लाइक अगर आपने ये भी देखना कि ऐसा ना हो कि उसका साइज इतना छोटा हो कि उसकी ट्रेडिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाए इंस्टेड ऑफ गेटिंग दी बेनिफिट। So the correct size for a contract clearly depends on the likely user. अब correct size क्या होता है? That entirely depends के user की requirement क्या है. Whereas the value of what is delivered under a future contract on an agriculture product might be 10,000 or 20,000. It is much higher for some financial futures. अब different जो type of जो underlying asset है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितना हो सकता है या क्या हो सकता है। ओके, नाउ दी नंबर 3 इज डिलीवरी अरेंजमेंट्स। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है। देखें स्टूडेंट, ये स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रही हूँ जिसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो एसेट होता है, अंडरलाइंग एसेट क्या है और उसका मैंने आपको पूरी एक डिटेल से बताया कि यूएस जो एक ऑरेंज जूस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन, ऑरेंज जूस कैसा होगा, किस कलर का होगा, उसकी एसिड टेस्ट रेशो क्या होगी, उसके कितने पॉइंट्स होंगे, स्कोरिंग क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग वाज डिफाइंड। दूसरी हमने बात की कॉन्ट्रैक्ट साइज की। नीदर वेरी बिग और नॉर वेरी स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट विल वर्क। करेक्ट साइज डिटरमिन होगा जो कि लाइकली यूजर है, लेकिन बहुत बड़ा या बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अगेन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ मसला यह है कि हो सकता है इन्वेस्टर इंटरेस्टेड ना हो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने में, इन्वेस्टर छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बिकॉज इन्वेस्टर की ये विश है कि वो स्मॉल स्पेकुलेटिव पोजीशंस ले। और बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसका ये नुकसान होगा कि हो सकता है उसकी ट्रेडिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। तो ये दोनों चीजें आपने बहुत ध्यान से देखनी है while you are specifying a future contract. Then is the delivery arrangements. अब delivery arrangements क्या होती हैं? The place where delivery will be made must be specified by the exchange. अब ऐसा है कि जहां पे डिलीवरी करनी है वो जगह जो है वो स्पेसिफाइड जो जगह है वो एक्सचेंज स्पेसिफाई करती है, राइट? दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर कमोडिटीज that involve significant transportation cost. ये उन चीजों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कमोडिटीज के लिए which involve the physical exchange and that involves high transportation cost. In case of Chicago Mercantile Exchange random length lumber contract, the delivery location is specified as, मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर सिर्फ सुना दिया तो फिर शायद आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मैं लिख के दूंगी so that it is in front of you. ये एक लंबर कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी डिलीवरी अरेंजमेंट हमने इस तरह स्पेसिफाई किया। कैसे? On track and shall either be utilized in double door box cars or
So I'm writing down these locations at which this delivery can be made. So डिलीवरी अरेंजमेंट्स के लिए लोकेशन प्लस हाउ इट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड, किस तरह की व्हीकल इस्तेमाल होगी और बायर पे कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी या सेलर पे कॉस्ट आएगी, सब चीज जो है ना उसके अंदर स्पेसिफाइड है. लेट मी रीड इट फॉर यू. ऑन ट्रैक एंड शैल ईदर बी यूटिलाइज्ड इन डबल डोर बॉक्स कार्स और at no additional cost to the buyer. Each unit shall be individually paper wrapped. हर जो यूनिट है that is going to be individually paper wrapped and loaded on flat cars. और उसको अपने flat cars के ऊपर लोड किया. Par delivery of Hampshire and California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington and in the province of British Columbia. तो आप देखें स्टूडेंट्स के डिलीवरी अरेंजमेंट के लिए सो मच सो स्पेसिफाइड विद ऑल द जियोग्राफिक लोकेशंस, विद द टाइप ऑफ व्हीकल एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी रैप्ड. और ये भी लिखा इंडिविजुअली पेपर रैप्ड कि हर नंबर को स्पेसिफाई करना है आपने एक अलग से रैपर में. और एंड ईच यूनिट शैल बी इंडिविजुअली पेपर रैप्ड एंड लोडेड ऑन फ्लैट कार्स. उसको आपने लोड कैसे करना है और कौन कौन सी जगहों पे ज्योग्राफिक लोकेशंस पे आप इसको भिजवा सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिलीवरी अरेंजमेंट्स. नाउ द डिलीवरी मंथ्स. डिलीवरी मंथ्स क्या होते हैं? हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक कोई ना कोई डिलीवरी मंथ होगा. लेट्स से वी हैव अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, 1 year and so on. A future contract is referred to by its delivery month. हम future contract को distinguish भी करते हैं by its delivery month and are chosen by the exchange to meet the needs of market participants. और अब वो कितना होगा, delivery month कितने months होंगे, that largely depends on the client need. क्लाइंट की नीड क्या है उस वक्त, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कॉर्न फ्यूचर traded on the Chicago Board of Trade have delivery months of March, May, July, September and December. तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पे जो आपके कॉर्न फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके डिलीवरी मंथ्स कौन कौन से हैं? दे कैन बी मार्च, मे, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, आफ्टर एवरी 3 months. तो ये हमने इस मंथ स्पेसिफाई कर दिया कि ये उनके डिलीवरी मंथ्स हैं. एट एनी गिवन टाइम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड फॉर क्लोजेस्ट डिलीवरी मंथ एंड द नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट डिलीवरी मंथ्स. ट्रेडिंग जनरली सीजेज अ फ्यू डेज बिफोर द लास्ट डे ऑन विच डिलीवरी कैन बी मेड. अच्छा स्टूडेंट्स, होता ही है कि जो ट्रेडिंग है दैट जनरली स्टॉप्स बिफोर और सीजेज few days before the last day on which the delivery can be made. So trading generally ceases few days before and the last day on which the delivery can be made. ठीक हो गया? So that calls about the delivery months. Now the price quotes. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी शेयर्स की प्राइस कोटिंग होती है, आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की भी प्राइस कोटिंग होती है. अब वो क्या होती है? The future price is quoted in a way that is convenient and easy to understand. For example, crude oil future prices on the New York Mercantile Exchange are quoted in dollars per barrel to 2 decimal places. तो होता ये कि जो क्रूड ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के, they are going to be quoted in dollars per barrel to the 2 decimal places. Treasury bond and treasury note future contracts on the Chicago Board of Trade are quoted in dollars and 30 seconds of a dollar. मतलब आप हर एक के लिए ना डेसिमल्स और
और उसके लिए आपने स्पेसिफिकेशंस रख दी हैं कि आप उसको उसकी कोटिंग कैसे करेंगे. द मिनिमम प्राइस मूवमेंट दैट कैन अकर इन ट्रेडिंग इज कंसिस्टेंट विद द वे इन विच प्राइस इज कोटेड. तो इस तरह से जो मिनिमम प्राइस मूवमेंट हो सकती है दैट कैन अकर इन ट्रेडिंग इज consistent with the way in which the price is quoted. Okay, then comes price limits and position limits. What is a price limit and what is a position limit? For most contractors, daily price movement limits are specified by the exchange. अच्छा, जो daily price limits की movements हैं, they are usually specified by the exchange. If the price moves down by an amount equal to the daily price limit, the contract is said to be limit down. अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी प्राइस मूव डाउन कर जाए विद रिस्पेक्ट टू द डेली लिमिट प्राइस, एक्सचेंज ने क्या किया, एक्सचेंज ने लिमिट सेट कर दी, लिमिट अप एंड लिमिट डाउन सेट कर दी. अब होता ही है, इफ द प्राइस मूव्स अप बाय एन अमाउंट इक्वल टू द डेली प्राइस लिमिट, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी लिमिट डाउन. अगर प्राइस नीचे आ जाती है जो कि आपने लिमिट सेट की हुई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे कि दैट हैज बीन लिमिट डाउन. इफ इट मूव्स अप बाय द लिमिट, इट इज सेट टू बी लिमिट अप. अगर वो प्राइस से ऊपर चला जाता है तो इट इज सेट टू बी लिमिट अप. अ लिमिट मूव इज अ मूव इन ईदर डायरेक्शन इक्वल टू द डेली प्राइस लिमिट. लिमिट मूव जो होती है वो बेसिकली इट इज अ मूव इन ईदर डायरेक्शन. ईदर डायरेक्शन का मतलब है कि इट मे गो अप and it may go down. However, in some instances, the exchange has the authority to step in and change the limits. लेकिन कुछ जगहों के ऊपर exchange को ये allow है कि they can move in and they can set the limits. They can change the limits. Move up और move down करने के लिए जो लिमिट सेट की हुई थी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सचेंज क्या करता है, the price movement limits are specified by the exchange. कितना मूव अप कर सकता है और कितना मूव डाउन कर सकता है. जो मूव अप करना है उसको हम कहते हैं लिमिट अप, और जितना मूव डाउन करता है उसको हम कहते हैं लिमिट डाउन. अब ये लिमिट अप कितना हो सकता है और लिमिट डाउन कितना हो सकता है, ये एक्सचेंज सेट करती है. और किस तरह से सेट करती है, अपनी कैलकुलेशन से, अपनी स्पेकुलेशन से. So the purpose of daily price limit is to prevent large price movements from occurring because of the speculative excesses. अब आप ये सोचेंगे कि exchange जो है वो खुद क्यों इन्वॉल्व होता है to set the prices, like limit up और limit down को करने के लिए exchange खुद क्यों इन्वॉल्व होता है. बेसिकली इसलिए इन्वॉल्व होता है ताकि कोई भी excessive speculations ना हो सके, like ऊपर या प्राइस अप या डाउन से स्पेकुलेशन से जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं या जो लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि वो उससे एडवांटेज ज्यादा लेने की कोशिश करें थ्रू स्पेकुलेशन. However, limits can become an artificial barrier to trading when the price of underlying commodity is advancing or declining rapidly. Whether price limits are on balance good for future contract is controversial. अच्छा जी, now the position limits. Okay, position limits. Position limits are maximum number of contracts that a speculator may hold. Basically, position limits क्या होती हैं? Position limits होती हैं आपकी maximum number of future contracts that a speculator may hold. Speculator जितनी ज़्यादा maximum positions ले सकता है उसको हम position limit कहते हैं. जैसे maybe 4 short and 5 long positions, let's say 9 positions, और maybe 50 positions. ये जितनी positions ले सकता है speculator उसको हम कहते हैं पोजीशन लिमिट. पोजीशन लिमिट जैसे कि नाम से जाहिर है कितनी पोजीशंस वो ले सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि वो ले सकता है. पोजीशन लेने का मतलब यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पोजीशन लिमिट लेने का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट अ स्पेक्युलेटर में होल्ड. अच्छा जी स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक
इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. That is basically about the unanticipated delivery of a future contract. This story, which may well be apocryphal, was told to the author of this book by a senior executive of financial institution. It concerns a new employee of financial institution who had not previously worked in the financial sectors. This story was told to the author of this book by a senior executive of a non-financial institution. It concerns a new employee of the financial institution who had not previously worked in the financial sector. एक ऐसे शख्स की कहानी है जो जिसका फाइनेंशियल सेक्टर में इससे पहले का एक्सपीरियंस नहीं था. He was newly employed. One of the clients of the financial institution regularly entered into long future contract on live cattle for hedging purpose. हुआ ये था कि एक क्लाइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का who used to regularly enter into buying long future contract की जो पोजीशंस लेता रहता था, उसकी ये कहानी है जो जिसका जो अंडरलाइंग एसेट था वो लाइव कैटल था. ठीक है ना. अब क्या हुआ, फॉर हेजिंग पर्पज एंड इशूड इंस्ट्रक्शन टू क्लोज आउट द पोजीशन ऑन द लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग. अच्छा जी, अब होना तो ये चाहिए था कि उसने अपनी पोजीशन को बिफोर द डिलीवरी डेट उसको क्लोज आउट कर देता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. लाइव कैटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ऑन दी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन 40,000 पाउंड्स ऑफ कैटल. अच्छा, ये जो लाइव कैटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, लाइव कैटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसका अंडरलाइंग एसेट जो है वो लाइव कैटल है, राइट. और उसमें कितना कैटल्स हैं, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन 40,000 पाउंड्स ऑफ कैटल. हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 40,000 पाउंड्स ऑफ कैटल है. द न्यू एम्प्लॉय वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हैंडलिंग द अकाउंट. अब इस नए एम्प्लॉय को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको मैनेज करे. व्हेन द टाइम केम टू द क्लोज आउट अ कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन, the employee noted that the client was long one contract and instructed a trader at the Chicago go long one contract. अच्छा, उसने बजाय इसके कि जब क्लोजिंग की बारी आई तो क्लोजिंग हम कैसे करते हैं, क्लोजिंग हम इस तरह से करते हैं कि अगर पहले लॉन्ग था तो हम क्या देते हैं कि आप इसको शॉर्ट कर दो. अगर पहले शॉर्ट था तो हम इसको कहते हैं कि आप लॉन्ग कर दो. लाइक वी आर गोइंग टू टेक दी रिवर्स पोजीशंस. रिवर्स पोजीशन से मतलब ये पहले लॉन्ग था तो हम शॉर्ट कर देते हैं, अगर पहले शॉर्ट था तो हम लॉन्ग कर देते हैं. अब हुआ ये कि उसने चूंकि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स उसके पास थे, उसने फोन पे गलती से कह दिया लॉन्ग कर दो, हालांकि उसको कहना चाहिए था कि शॉर्ट करो. शॉर्ट करता तो ऑटोमेटिकली क्लोज आउट हो जाती. द रिजल्ट ऑफ दिस मिस्टेक वाज दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ended up with a long position into live cattle future contracts. अब एक तो पहले ही लाइव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशन थी. अब जब उसने फोन पे ये गलती की तो उसका असर ये हुआ कि नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग क्लोज्ड आउट द पोजीशन, नाउ इट हैड टू लॉन्ग पोजीशंस. By the time mistake was spotted, trading in the contract had ceased. जब तक गलती का पता चला ट्रेडिंग जो है वो खत्म हो चुकी थी. द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट द क्लाइंट, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक. अब रिस्पॉन्सिबल कौन था, न्यू एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल था. बेसिकली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल था, नॉट द क्लाइंट. क्लाइंट खुद से जिम्मेदार नहीं था क्योंकि क्लाइंट ने तो ब्रोकर को ये कहा, और ब्रोकर जो है वो नया एम्प्लॉय था, उसको पता नहीं चला. उसने एक लॉन्ग को एक शॉर्ट से कैंसिल आउट करने की बजाय एक लॉन्ग की और रिक्वेस्ट कर दी. एक लॉन्ग पहले से था और एक लॉन्ग उसने और कर लिया. एज अ रिजल्ट इट स्टार्टेड टू लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ द डिलीवरी अरेंजमेंट फॉर लाइव कैटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, समथिंग इट हैड नेवर डन बिफोर. अब हालांकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अरसे का था लाइव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डील करने में, लेकिन यह है कि अब चूंकि अब तो ये जो प्रॉब्लम था ये उनके ऊपर पड़ गया ना. लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही हैंडल करना था कि वो अब इस लाइव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे. अब एक्चुअल डिलीवरी कराना पड़ गई बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कमिटेड फॉर द ट्रेड.
अब हुआ ये something which was never happened. Under the terms of a contract, cattle could be delivered by the party with the short position to a number of different locations in the United States during the delivery month. अच्छा, अब अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ये था कि डिलीवरी जो है वो यूएस के अंदर बहुत सारी डिफरेंट जगहों के ऊपर हो सकती थी. Because it was long, the financial institution could do nothing but wait for a party with a short position to issue a notice of intention to deliver to the exchange and for the exchange to assign that notice to the financial institution. अब चूंकि इसकी लॉन्ग पोजीशन थी तो अब ये क्या था, अब ये वेट कर रहा था कि जिसने ये मुझसे डिलीवरी करवानी है या जिसको मैंने सेल करने हैं वो मुझे नोटिस भेजे. जाहिर है जिसने खरीदने के लिए आना है या जिसने डिलीवरी लेने के लिए आना है वो भी तो पूरी अरेंजमेंट करके आएगा ना, तो वो पहले नोटिस ऑफ इंटेंशन भेजता है. ठीक है ना. अगर एक्चुअल डिलीवरी करानी हो तो सेलर जो होता है, आप जो है वो सेल करना चाहते हैं, जो बायर होता है वो आपको नोटिस ऑफ इंटेंशन भेजेगा. राइट. अब नोटिस ऑफ इंटेंशन टू डिलीवर, वो उसका इंतजार करते रहे. इट इवेंचुअली रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द एक्सचेंज एंड फाउंड इट वुड रिसीव लाइव कैटल एट अ लोकेशन 2000 माइल्स अवे द फॉलोइंग ट्यूसडे. उन्होंने डे भी स्पेसिफाई कर दिया ट्यूसडे को और लोकेशन भी स्पेसिफाई कर दी दैट इट इज गोइंग टू बी 2000 माइल्स अवे फ्रॉम द यूएस, जो मेन उसकी जगह थी उससे. द न्यू एम्प्लॉय वॉज डिस्पैच टू द लोकेशन टू हैंडल थिंग्स. अब न्यू एम्प्लॉय को भिजवा दिया गया उस जगह के ऊपर ताकि वो चीजें हैंडल करे. इट टर्न्ड आउट दैट द लोकेशन हैड अ कैटल ऑक्शन एवरी ट्यूसडे. वहां जाके पता चला कि इस लोकेशन के ऊपर जो ऑक्शन होती है वो हर ट्यूसडे को होती है. मतलब एक मुसीबत नहीं थी. पहले सॉर्ट किया, नोटिस का इंतजार किया, वो आया तो पता चला कि अब इस लाइव कैटल की जो ऑक्शन है वो हर ट्यूसडे को होती है. द पार्टी विद द शॉर्ट पोजीशन दैट वाज मेकिंग डिलीवरी बॉट कैटल एट द ऑक्शन एंड देन इमीडिएटली डिलीवर देम. तो पार्टी जिस पास शॉर्ट पोजीशन थी, they was making delivery, bought cattle at the auction and then immediately delivered them. Unfortunately, the cattle could not be resold until the next cattle auction the following Tuesday. और पहले ऑक्शन पे वो पूरी तरह से नहीं बिके सारे या कैटल जो हैं वो सोल्ड नहीं हो सके एंड दे हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्यूसडे. जो उससे अगले हर ट्यूसडे को वो ऑक्शन मार्केट लगती थी. तो कुछ जो उन्होंने उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कैटल्स थी कुछ जो है वो उस ट्यूसडे को बिक गई, बाकी जो है जो बच गई थी उनको उसके लिए अगले ट्यूसडे का इंतजार करना पड़ा. द एम्प्लॉय वाज देयरफॉर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द कैटल टू बी हाउस्ड एंड फेड फॉर अ वीक. आप ये देखें कि उसको अगले हफ्ते अगले मंगल का इंतजार करने के लिए जाहिर है उसने उसको रखना भी था उस कैटल को, और उसको पूरा वीक में उसको फीड भी करना था और उनका ख्याल भी रखना था. सो दिस वाज अ ग्रेट स्टार्ट टू अ फर्स्ट जॉब इन दी फाइनेंशियल सेक्टर. सो बेसिकली देखें स्टूडेंट्स के एक एम्प्लॉय की मिस्टेक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नॉट ओनली द कॉस्ट, अब ये देखें एक्चुअल डिलीवरी होती नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल डिलीवरी हो जाए तो फिर क्या होता है ये आपको इस इंटरेस्टिंग स्टोरी से पता चला होगा कि अनएंटिसिपेटेड डिलीवरी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितनी रिस्की हो सकती है, या वो कितनी कम्बरसम हो सकती है, या वो कितनी ट्रबलसम हो सकती है फॉर समवन. ठीक हो गया. तो स्टूडेंट्स अप टिल नाउ हमने बात किया अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी ट्रेडिंग के हवाले से, उनकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से. स्पेसिफिकेशन में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द एसेट, द कॉन्ट्रैक्ट साइज, डिलीवरी अरेंजमेंट्स, डिलीवरी मंथ्स, प्राइस कोड्स, price limits and position limits. Then we talked about closing out the position, और closing out the position से के साथ हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को मैंने आपसे शेयर किया which was the story of a new employee जो कि उसने मिस्टेक्स की. Now moving on, आगे चलते हैं. Okay, students, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है that is convergence of futures to spot. फ्यूचर प्राइस जो है वो कैसे स्पॉट प्राइस के साथ मिल जाती है या कन्वर्ज कर जाती है. आप देखें वी हैव दीज टू ग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ यू. अब देखें आपको दो वेव्स नजर आ रही हैं.
एक ग्राफ ए है, एक ग्राफ बी है। ग्राफ ए को अगर गौर से देखें तो फ्यूचर प्राइस ऊपर है और स्पॉट प्राइस नीचे है, और ग्राफ बी में टाइम के साथ स्पॉट प्राइस ऊपर है और फ्यूचर प्राइस नीचे है। लेकिन दोनों ग्राफ्स में एक चीज कॉमन है कि फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस जो है वो आपस में मिल जाती हैं या कन्वर्ज कर जाती हैं एट सम पॉइंट इन टाइम। अब ये क्या होता है, as the delivery period for a future contract is approached, the future price converges to the spot price of the underlying asset. जैसे जैसे डिलीवरी टाइम आता है किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मर्जेस और इट कन्वर्ज टू द स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। मैं रिपीट करती हूँ, as the delivery period of a future contract is approached, the future price converges to the spot price of the underlying asset. Future price जो है वो spot price of the underlying assets के साथ converge कर जाती है। When the delivery period is reached, the future price equals or is very close to the spot price. जब डिलीवरी पीरियड आता है तो फ्यूचर प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू या बहुत करीब होती है टू दी स्पॉट प्राइस। टू सी व्हाई दिस इज सो, वी फर्स्ट सपोज दैट, अब ऐसा क्यों होता है कि फ्यूचर प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस के बहुत करीब आ जाती है। मतलब एट सम पॉइंट इन टाइम आप वैसे भी सोचें, जो इस वक्त हमने फ्यूचर प्राइस सेट की है वो स्पॉट प्राइस से ज्यादा है। ये देखें, इस वक्त जो हमने फ्यूचर प्राइस सेट की है वो स्पॉट प्राइस से ज्यादा होती है, यूजुअली ज्यादा ही होती है। लेकिन जब टाइम के साथ जब डिलीवरी पीरियड आता है तो फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर हो जाती है। ऐसे ही होना चाहिए ना, जाहिर है आपने जो फ्यूचर प्राइस है वो हमेशा आप स्पॉट प्राइस से थोड़ी सी हाई रखते हैं, ऐसे ही होता है ना। जैसे अगर आज के दिन के अगर हम डॉलर की फ्यूचर प्राइस रख लें तो हम कहेंगे कि डॉलर की जो प्राइस है दैट इज गोइंग टू बी 110 आफ्टर 30 डेज। जब एक महीना गुजर जाएगा तो हो सकता है 109 हो या हो सकता है 110 हो, ठीक है ना। तो फ्यूचर प्राइस जो है वो अब जो स्पॉट प्राइस है एक महीने के बाद स्पॉट प्राइस उस फ्यूचर प्राइस के बराबर हो जाएगी व्हेन द डिलीवरी इज गोइंग टू बी मेड। अब ये कैसे होता है, फर्स्ट सपोज दैट फ्यूचर प्राइस इज अबव द स्पॉट प्राइस। ये केस, दिस वन, future price is above the spot price. As the traders exploit this arbitrage opportunity, the future price will fall. Future price नीचे आएगी। Suppose next the future price is below the spot price during the delivery period. Companies interested in acquiring the asset will find it attractive to enter to a long future contract and then wait for the delivery to be made. अच्छा स्टूडेंट्स, होता ही है कि यहाँ पे क्लियर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये जो फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस की कन्वर्जेंस का फिनोमेना है, यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि एक मार्केट में अगर किसी चीज की डिमांड, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो आप उसको परचेज करना शुरू करें, ऑटोमेटिकली वहां पे उस चीज की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस अप चली जाएगी। जब भी किसी चीज की अब प्राइस अप चली जाएगी, जब लोग ज्यादा उसको खरीदना शुरू करेंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस दोबारा नीचे आ जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई हैव गॉट दिस इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ आर्बिट्राज। होता ही है, सबसे पहले आप क्या करें, नंबर 1, शॉर्ट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर लें, ठीक है। देन बाय द एसेट, सेल करें, पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करें, बाय द एसेट एंड देन थर्ड स्टेप में मेक डिलीवरी, एसेट खरीद लें और डिलीवरी कर दें। These steps are certain to lead to the profit equal to the amount by which future price exceeds the spot price. जब आपने ये तीनों स्टेप्स किए तो आपका जो प्रॉफिट होगा that is equal to the amount by which future prices exceed the spot price. आपका प्रॉफिट exactly उस अमाउंट के इक्वल है जिससे आपकी फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है। As the traders exploit this arbitrage opportunity, futures price will fall. जैसे ही ट्रेडर इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, फ्यूचर प्राइस जो है वो फौरन नीचे आ जाएगी। सपोज नेक्स्ट, जिसमें जिस तरह से पहले केस में हुआ
फ्यूचर प्राइस जो है वो नीचे आ गई एंड अल्टीमेटली इट हैज रीच टू द स्पॉट प्राइस। नेक्स्ट में क्या हुआ, सपोज नेक्स्ट द फ्यूचर प्राइस इज बिलो द स्पॉट प्राइस। फ्यूचर प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से बिलो है। यहां देखें सेकंड केस में ये फ्यूचर प्राइस इज बिलो द स्पॉट प्राइस। अब क्या होगा, companies interested in acquiring the asset will find it attractive to enter into the long future contract। यहाँ पे जो है कंपनीज जो है वो लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग में इंटरेस्टेड होंगी एंड देन वेट फॉर द डिलीवरी टू बी मेड, और वो डिलीवरी का इंतजार करेंगी जब के फ्यूचर प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस के बराबर हो जाए। यहाँ पे वो शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड होंगी, सेल करने में, सेल करेंगी, अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगी और वो जो प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली इट रीचेस टू दी स्पॉट प्राइस। यहाँ पे जो है वो लॉन्ग करेंगी, लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। लॉन्ग करने से मतलब ये है कि परचेज करेंगी और डिलीवरी उस वक्त करेंगी जबकि स्पॉट प्राइस नीचे आ जाएगी। सो दे आर गोइंग टू लॉन्ग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड वेट फॉर द डिलीवरी, ठीक है ना, पीरियड when future price is equal to spot price। यहां पे क्या, यहां पे करेंगी शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट and make delivery। डिलीवरी से प्रॉफिट जनरेट होगा एंड फ्यूचर प्राइस बिकम्स इक्वल टू द स्पॉट प्राइस। तो दोनों केसेस में आप ये देख लें कि जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट प्राइस के बराबर आ जाती है, लेकिन वी आर गोइंग टू डू इट विद द हेल्प ऑफ स्पॉट प्राइस एंड विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर प्राइस कन्वर्जेंस मेथड्स, ठीक है। ओके जी, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन द ऑपरेशंस ऑफ मार्जिन्स। मार्जिन्स कैसे काम करते हैं और मार्जिन्स होते क्या हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये भी कि मार्जिन्स क्या होते हैं। मार्जिन्स का मतलब ये है कि द मार्जिन इज अ कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिपॉजिटेड बाय एन इन्वेस्टर विद हिज और हर ब्रोकर। मार्जिन क्या होता है, जब भी आपने अकाउंट अपना ओपन कराना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो यू नीड टू ओपन एन अकाउंट विच इज नोन एज द मार्जिन अकाउंट। उस मार्जिन अकाउंट के अंदर आप कुछ न कुछ कैश या मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिपॉजिट करा देते हैं। आप उस मार्जिन अकाउंट के अंदर कुछ न कुछ कैश या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करा देते हैं। बेसिकली आपका जो ब्रोकर होता है वो आपके बिहाफ पे उसमें कुछ न कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करा देगा। अब वो अमाउंट कितनी होती है, लेट्स से अगर आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 100, तो 100 का लेट्स से 2% आपने एज अ मार्जिन अमाउंट which might be in the form of a cash or which might be in the form of certain marketable securities that you need to deposit in that, ठीक है। The balance in the margin account is adjusted to reflect the daily settlement। Basically जो बैलेंस होता है उस मार्जिन अकाउंट में that is adjusted to reflect daily settlements। उसमें कितना अकाउंट होता है वो डेली सेटलमेंट से एडजस्ट होता है। डेली सेटलमेंट्स क्या होती हैं कि प्राइस मूव अप करती है कॉन्ट्रैक्ट्स की या मूव डाउन करती है, जिसको हम कहते हैं लिमिट अप और लिमिट डाउन। तो उसके लिहाज से मार्जिन की जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा होती है। जैसे अगर आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो प्रॉफिट्स में जा रहे हैं तो आपकी मार्जिन अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। मार्जिन अमाउंट ज्यादा होने से मतलब ये कि पहले तो आपने जमा करवाए हुए ना, लेट्स से 100 कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट आपने $20 जमा कराए हुए, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लेट्स से इट एक्सीड्स टू 40 और 60 और 80। अगर आपको लॉस हो रहा है तो इट मे गो डाउन, लेकिन मिनिमम लेवल जो है वो 20 का हर वक्त मेंटेन रहना चाहिए आपके अकाउंट में, ठीक है। मार्जिन मिनिमाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस थ्रू अ डिफॉल्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। मार्जिन जो होते हैं वो बेसिकली डिपॉजिट इसलिए कराए जाते हैं ताकि एक मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में हर वक्त मौजूद रहे या हर वक्त बरकरार रहे, जिससे आप एडवांटेज ले सकें, जिससे आप फायदा उठा सकें।
So margins minimize the possibility of a loss through our default on a contract. Okay, so to illustrate how margins work, हम एक पूरी इसको डिटेल में बिल्कुल उसी तरह से स्टडी करेंगे जिस तरह से हमारी स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है और हम हमारे पास मार्जिन कॉल्स होती हैं और हम आपका जो ब्रोकर है वो जब ये मिनिमम अमाउंट को जो मार्जिन की जो मिनिमम अमाउंट है उसको टच करेगा तो आपका जो ब्रोकर है वो मार्जिन कॉल दे देगा. मार्जिन कॉल से मतलब ये है कि आपका ब्रोकर आपको एडवाइस करेगा कि you need to deposit some amount of cash or marketable securities into the account so that it comes to some level. तो इस तरह से आप अपने मार्जिन अकाउंट को अपडेट करते हैं by depositing amounts into your account. So that is how it works. We will be talking more about it in our next lecture inshallah, जब हम मैकेनिक्स ऑफ फ्यूचर मार्केट्स की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये मार्जिन्स जो हैं वो एक्चुअली ऑपरेट कैसे करते हैं या किस तरह से ये हम किस पॉइंट के ऊपर आके जो ब्रोकर है वो आपको कॉल करेगा कि आप अपनी मार्जिन अमाउंट को डिपॉजिट कराएं इन द फॉर्म ऑफ कैश या marketable securities. So dear students, this was all about today's lecture. I am sure that you have enjoyed it to its fullest, and that was really one of the very interesting topics in the financial derivatives. हम इसको आगे लेके चलेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि मार्जिन, वेरिएशन मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है और इवन ब्रोकर्स भी अपने पास ये किस तरह से मार्जिन्स को मेंटेन रखते हैं. तो सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. थैंक यू वेरी मच.